अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाजरीन, सबसे पहले इस बड़ी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक बाहमी ताउन देखा जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टील कॉम्प्लेक्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और सनती ताउन को जो फ़रोग देने की कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा कि मावन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब के और वहाँ के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की मुलाकात हुई। एक इनोपॉम फोरम है वहाँ पर, जो कि ये एक फ़ोरम हर साल एक एनुअल हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फोरम होता है जो हर साल रशिया में जो मुनक्किद होता है, और इसके अंदर वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर और पाकिस्तानी मावन खुसूसी की मुलाकात हुई। जो कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जितनी जिद्दत हो सकेगी, जितना ज़्यादा इसके अंदर फ़रोग होगा, जितना ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड हमारी बढ़ेगी, हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना ज़रूरी है ये फोरम्स के साथ साइडलाइंस पे जो मुलाकातें हुई, और इसके जो एक पर्क्स आएंगे वो ऑफ कोर्स स्टील मिल्स भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आपको पहले भी याद है कि हमारे पास स्टील मिल्स कम है, हमें जो एक स्क्रैप के हवाले से प्रॉब्लम्स होती ही हैं, वो अभी डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए नीडेड हैं। आज ये डिस्कस करेंगे, साथ साथ टर्की के हवाले से भी बताते चलें। तुर्की के आला हुक्काम का दौरा है पाकिस्तान, दिफाई सनत के ताउन पर यकीन दहानी, और हम ये देख रहे हैं कि इस जो दिफाई ताउन है, यानी कि एक हम डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से बात करें या फिर डिफेंस जो प्रोडक्शन के अंदर एक ताउन होता है, एक ज़्यादा हम कह सकते हैं बायलैटरल कोऑपरेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अभी हमने पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में भी देख लिया कि टर्की साथ साथ पाकिस्तान के था, कितना ज़्यादा हमारी जो एक इनोवेटिव मशीनरी है, इनोवेटिव हमारा डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर है, तो इसके हवाले से बात करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान का रीजन के अंदर अपने बायलैटरल रिलेशन इन द मीन्स ऑफ कोऑपरेशन, इन द मीन्स ऑफ बिजनेसेस, ज़रूरी है ये कलेक्ट करना। आज ये भी हम बात करेंगे, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़रूरी एक्शन प्लान के हवाले से एक जामे पॉलिसी जो है, एक जामे प्लान जो है वो बनाने की तैयारी है, इसका हुक्म है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, तमाम सेक्टर के लिए, तमाम हमारे रीजन के लिए पाकिस्तान की क़यादत में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ासकर एग्रीकल्चर या टैक्सेशन या फिर हम देखें कि एआई कॉपरेशन, इन तीनों चीज़ों को हफ्तावार इजलास की तरह जो मुनक्किद है वो करना शुरू कर दिया है। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बिजनेसेस में भी जो है वो एक इंडक्शन होना। और साथ साथ आपको याद होगा कि अगर हम बात करें थोड़ा सा बजट के हवाले से, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी छोटे किसानों के लिए, या फिर हम पेस्टिसाइड्स के हवाले से देखें या फर्टिलाइजर के हवाले से देखें, तो उसमें कुछ ना कुछ लीनियंसीज या जो सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो रखी हैं। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ज़रूरी एक्शन प्लान तैयार होने के बाद ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, खासकर न सिर्फ किसानों को बल्कि आम आवाम को भी। साथ साथ हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, एक जामे इक्तिसादी पॉलिसी की यकीन दहानी करवाई गई है। ऑफ कोर्स ये भी नीडेड है, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि ऑनेस्टली जो तमाम रिटेलर्स हैं वो टैक्स देने को भी तैयार हैं, मगर वो चाहते थे कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की एक यकीन दहानी भी हो, और वो ये भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हो। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की ही एक और आपको एक अच्छी न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करते चलें कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इस साल रिकॉर्ड हाई देखे गए। 38.3 बिलियन डॉलर्स जो एक हमारे ईयरली रेमिटेंसेस आए हैं, बहुत ज़बरदस्त एक बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। और ये ज़र मुबादला के जो एक ज़खायर हैं, तरसीलात ज़र जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजहार तशक्कुर किया है, आज इसके हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी थ्रू ऑफिशियल चैनल जब पाकिस्तान भेजते हैं तो हमारे लिए भी एक बड़ा हम कह सकते हैं प्राउड मोमेंट होता है। और साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से ऑलरेडी इनको थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंट इसलिए भी रखा गया है कि उनको जो वो चीज़ें करेंगे या जो वो जायदाद खरीदेंगे तो उसमें उनको फाइलर रेट चार्ज होगा। ये भी पाकिस्तान जो है उनको किसी ना किसी तरीके से एफबीआर की जानिब से ये सहूलतें दी जाएंगी कि किसी ना किसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज अपने रेमिटेंसेस भी बढ़ाएं और ऑफिशियल चैनल यूज़ करें। और जी बात करेंगे आज टैक्स टू जीडीपी के हवाले से लिए एफबीआर में इस्लाहात, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंदिया दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले आज मैं आपसे रेमिटेंसेस के हवाले से पूछना चाहती हूँ, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इजहार तशक्कुर किया है पूरे साल के लिए, बड़ी ही एक गुड न्यूज़ है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की नेगेटिविटी फैलाई गई रेमिटेंसेस के हवाले से, लोगों को जो है वो पाकिस्तान रेमिटेंसेस जो है वो भेजने से रोका गया, और मुख्तलिफ मुहिमात जो है वो आपको पता है जो मुखालिफ पार्टियां हैं उन्होंने चलाई कि पाकिस्तान में आप किसी भी तरीके से रेमिटेंसेस ना भेजें। इसके बावजूद रिकॉर्ड रेमिटेंसेस का आना, और ये मुझे जो है ना तकरीबन 6 महीने पहले ही एहसास हो गया था कि इंशाल्लाह इस मरतबा जो हमारी रेमिटेंसेज है वो $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी। और उसमें नो डाउट कि इसमें हुकूमत की जो है वो बड़ी इसमें काबिल कदर एफर्ट्स मौजूद हैं। खास तौर पर एक गुना अकाउंट के हवाले से जो खोला गया, और उसके बाद जो उनको फैसिलिटीज दी गई हैं ऑनलाइन अमाउंट अपनी ट्रांसफर करने के लिए, और डिजिटल जो राइट। पॉलिसी हुकूमत की चल रही है ताकि लोग अपने प्यारों को जल्द से जल्द जो है वो और रियल टाइम में अमाउंट जो है वो ट्रांसफर राइट। कर सकें। तो इस हवाले से हुकूमत के इकदाम भी बड़े खुशाइंद थे, और पब्लिक ने भी इसको ओवरवेलमिंग जो है ना इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। और जो नॉर्मली हम समझ रहे थे कि हमारी रेमिटेंसेस खुदा न खास्ता कम हो सकती हैं, जैसे कि पिछली मरतबा तकरीबन $30 बिलियन के लगभग रही थी, तो अंदाजा ये हो रहा था कि जो है ना वो शायद इस तरह की मनफी मुहिम के नतीजे में रेमिटेंसेस नीचे जा सकती हैं। लेकिन अगेन जो है ना आई मस्ट से कि ठीक है। पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत, और ख़ास तौर पे जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और मौजूदा जो हमारी फ़ौजी क़यादत है जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में जिस तरह हुकूमत जो है वो, और फ़ौज हमारी मुत्तहद है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना मजीद इसमें तरक्की ना कर सके। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रेमिटेंसेस के साथ साथ आपको मजीद खुशखबरियां इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी राइट। मिलेंगी। अकमल साहब, अकमल जब साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है तो यहाँ पे पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से बात करें। ऑफ कोर्स ये एक फोरम है जिस पर मुलाकात हुई है माविन खुसूसी की भी, और जो हम देख रहे हैं कि ट्रेड मिनिस्टर ऑफ रशिया की भी। यहाँ पर इनोपॉम एक फोरम है जहाँ पे एनुअल इंडस्ट्रियल फोरम है, ये तमाम जो एक इंडस्ट्रियल फेयर होता है वहाँ पे हर साल। तो पाकिस्तान की एक बायलैटरल जो हमारी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उसके ऊपर भी बात हुई है, और खासकर स्टील मिल के हवाले से बात हुई है कि स्टील जो एक कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जाए। तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में एक तो स्टील मिल्स या स्टील कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत भी है, दूसरा ये कि पूरे रीजन के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान और रशिया दोनों कंट्रीज बहुत एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो सकती है इनकी। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करता चलूँ कि जिस तरीके से जो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर वर्किंग की जा रही है, बलूचिस्तान है या हमारे केपी के जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो खाम लोहा, कॉपर और दीगर जो धातें हैं वो बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और रशिया के साथ अगर आप ताल्लुकात की बात करें तो ये जो मौजूदा जो स्टील मिल है जो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रही, तो ये स्टील मिल भी जो है ना वो रशिया की तरफ से ही पाकिस्तान को मिली थी, और रशिया ने ही पाकिस्तान में लगाई थी। और खास तौर पे इस जंग के बाद जो माहौल बना और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ग्लोबली अपनी रिकग्निशन करवाई है, ना सिर्फ ये कि दिफाई महाज पे बल्कि सिफारती महाज के ऊपर भी पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियां समेटी हैं। एक वक्त था कि जब इंडिया और रशिया के ताल्लुकात को बड़ा आइडलाइज किया जाता है, तो अब जो है वो रशिया भी आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझना शुरू हो गया है। और रशिया और चाइना की जो बॉन्डिंग बन रही है उसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी फायदा होगा। और जो इंडिया है वो उसमें, और चाइना में और रशिया में दूरियां जो है वो मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी, और वो आइसोलेट होता हुआ नजर आएगा। राइट। तो इस सिलसिले में ये जो लोहे के हवाले से स्टील मिल को दोबारा से जो है ना वर्किंग में लाने के हवाले से जो प्रोग्रेस हुई है, इसके ऊपर मजीद एफर्ट्स करने की जरूरत है, बल्कि तेज एफर्ट्स करने की जरूरत है, ताकि साल या 1.5 साल में हमारी ये स्टील मिल दोबारा से एक्टिव हो जाए, और हमारी ना सिर्फ ये कि अंदरूनी जो जरूरियात है मुल्क की वो पूरी कर सकें, बल्कि जो लोहा है या स्टील है जो इस वक्त जाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तो बैकबोन है, तो उसमें जिस तरीके से सीमेंट जो है वो हम अपना अफगानिस्तान और दीगर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट लोहे कर की रहे हैं भी बिल्कुल। हमारे पास अच्छी खासी खपत मौजूद है, जो कि न सिर्फ ये कि लोकली और मुल्की सतह के ऊपर हम उसको यूज कर सकते हैं, बल्कि इसको इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
एटलीस्ट आयरन रॉड जो कि बड़ी एक कैश की तरह फ्लो करती है, तो यकीनन हमारे लिए बड़ा अच्छा एक ये एस्पेक्ट होगा। तुर्किया के हवाले से बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन या खासकर दिफाई सनत में जो एक ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई है, इसके बारे में भी बताइए। डिफेंस प्रोडक्शन ऑलरेडी लाइमलाइट में है, एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर एक नया सेक्टर ज़बरदस्त ऐड हो चुका है, तो अब तुर्किया के साथ ये ताउन कितना इम्पोर्टेंट होगा और रीजन के अंदर हमारे जो एक हम कह सकते हैं ना बिजनेसेस के मामले में, या फिर हम इन द मीन्स ऑफ कॉपरेशन बहुत ज़्यादा हम ट्रस्ट वर्दी हो गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तुर्किया, चाइना और ईरान, तुर्की और चाइना तो बहुत खास तौर के ऊपर ये, इनके साथ तो पाकिस्तान का एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दिफाई जो साजो सामान की एक्सचेंज है वो बहुत हद तक जो है वो उसके ऊपर इन्हिसार है, और एक दूसरे के साथ हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो एक दूसरे की हम पूरी करते रहते हैं। जैसे चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान ने उसको डिमोस्ट्रेट करके दिखाया। टर्किया से जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आई है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी हमें जो है ना वो दी हैं कि इसके जरिए जो है ना हम जो आगे की, आपको पता है सारी की सारी जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगी, जिसमें जिसमें एयर कॉम्बैट्स जो हैं वो मैटर करेंगे। तो जिसकी जो है वो फजाई बर्तरी होगी, वो ही आगे जो है ना वो जाने की पोजीशन में होगा। कम से कम जो पिछली ये जंग गुजरी उसमें हमें ये चीज नजर आई है। तो इस हवाले से तुर्किया के साथ जो है वो हमारे दिफाई साजो सामान के हवाले से इन कोऑर्डिनेशन विद चाइना बड़ी अच्छी एक ट्रायका जो है ये बन सकता है, क्योंकि चाइना के पास जो है ना वो एयर डिफेंस से के हवाले से टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके पास जो जी जहाज हैं वो तो अब बिल्कुल इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गए ना, बल्कि उन्होंने तो राफेल को भी शिकस्त दे दी है। फिर उनके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। अच्छा, पाकिस्तान खुद भी JF-17 थंडर जो है वो बना रहा है, तो पाकिस्तान भी ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी कर सकता है टर्की के साथ, क्योंकि उनको अगर हम अपनी ये जहाज या मिसाइल्स या दीगर जो ये अपना दिफाई साजो सामान है वो अगर हम उनको देंगे तो उनसे भी बदले में हम जो है वो जो ये ड्रोन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी है वो या बेहतर हो फर्दर। सकता है, आप समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो उससे जो है ना इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो अच्छी खासी तिजारत जो है वो दिफाई साजो सामान की हो सकती है। और इवन बार्टर ट्रेड के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स से भी, मतलब इवन जैसे मैंने बताया ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, और हमारे यहाँ से भी जो है वो कुछ वेपन्स वगैरह जो हम उनको दे सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड और अच्छा इसमें इकदाम है। इसमें मजीद जो है ना वो मेरे ख्याल में बेहतरी अच्छा, की जो है वो बिल्कुल। गुंजाइश है। साथ में अकमल ईरान को भी साहब, ऑन आपसे ये जो भी पूछना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ज़रूरी एग्रीकल्चर, अगर हम अब थोड़ा सा बात करें कि पाकिस्तान वैसी एग्रो बेस्ड कंट्री है और खासकर हमारी जो एक फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, तो ज़रूरी एक्शन प्लान जो है वो तैयार करने का हुक्म दिया है। ज़राअत के शोबे में बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स की अगर हम सूरत में बात करें तो वो भी हमें दिखाई दे रही हैं। टैक्सेस के हवाले से देखा गया, कुछ इंप्लीमेंट किए गए, कुछ वेव ऑफ कर दिए गए। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इनको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया। फार्मर्स के लिए कुछ किसान कार्ड के हवाले से भी कहा गया, कुछ कहा गया कि कुछ कर्जे दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? और खासकर ये जो एक एक्शन प्लान जो सबमिट किया जा रहा है या ये इसका हुक्म दिया गया है, तो ये किस तरीके से इसके पर्क्स आएंगे? सिर्फ फार्मर्स को आएंगे या आम आवाम को एक फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक सस्ती जो एक हम कह सकते हैं ग्रेन्स वगैरह की सूरत में मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हुकूमत जो इस्लाहात कर रही है उसके नतीजे में जो हमारी ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आएगी। अब एक एंड पे अगर आप देखें तो जैसे शुगर केन हो गया, लास्ट टाइम उसकी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, या जी इसी तरीके से जो है वो आटा आप देखें तो वो भी सस्ता हुआ है। गंदम के रेट में वाज़े तौर के ऊपर कमी आई है। दीगर सब्जियों की अगर आप बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक उनकी जो है वो जो डेली कंजम्पशन के आइटम है, एग्रीकल्चर, जाहिर है इंसान है, जब तक इंसान है उस वक्त तक एग्रीकल्चर ने तो रहना ही रहना है ना। बाकी टेक्नोलॉजी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन बहरहाल एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा जो है वो इन्हिसार बाहर कैफ रहेगा। इसीलिए जो है वो वजीर आजम साहब भी इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और देनी चाहिए भी। और क्योंकि जाहिर है अगर ज़रूरी चीज़ें या हमारी जो खुराक से रिलेटेड आइटम्स हैं अगर वो कम होंगे तो हमारा CPI जो इन्फ्लेशन है
वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब के या सिंध के, तो उनको थोड़ा सा मसले मसाइल इस वजह से आए हैं कि वो लोग जो है ना अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब ये है कि अब गंदम की प्राइस है वो फर्ज करें 2600 रुपये मन है इस वक्त, जो कि किसी वक्त में राइट। 3900 रुपये मन के ऊपर भी बिकी है तकरीबन 2 साल 3 साल पहले तक। लेकिन हमारे लोग इस तरह नहीं सोचते ना कि जी 2600 रुपये मन तो है, लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करेंगे, टाइम के ऊपर जो है वो खादें इस्तेमाल करेंगे, और जो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन डबल हो सकती है ना। तो बजाय इसके कि हम रेट डबल करके कमाएं, हम अपनी प्रोडक्शन डबल करके क्यों ना कमाएं। तो हमारे जो फार्मर्स हैं और हुकूमत खास तौर पे इस तरफ तवज्जो दे रही है, ट्यूबवेल के जरिए सोलर उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, खादों के हवाले से काफी जो है ना वो चीजें की गई है, बीज के हवाले से वजीर आज़म साहब ने बड़ा इसके ऊपर सख्ती की हुई है कि बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी के मिलने चाहिए। तो जब प्रोडक्शन डबल हो जाएगी ना, तो आपका किसान भी इस तरफ खुशहाल हो जाएगा, और दूसरी तरफ सस्ती जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जी पहले की तरह के जी आटा जो है वो 150-200 रुपए को जो है ना वो टच कर रहा है, और 3900 रुपये मन जो है ना ओके। वो गंदम बिक रही है। राइट। तो ठीक है, राइट। 3900 रुपये मन गंदम में किसान खुशहाल हो गया था, लेकिन वो जो बेचारे रोजाना के मजदूर होते थे वो परेशान हो गए थे। अब इस वक्त पोजीशन यहाँ पे ले आए हैं कि किसान का भी फिलहाल गुजारा हो रहा है। उस वक्त तक गुजारा होगा जब तक वो अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाता, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको इरिगेशन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। अब देखें ना, हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम है, पानी जो हम लगाते हैं फसलों को, एक जी। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी फसल को कितना पानी लगाना है, और जिस तरीके से बेदरेग तरीके से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में चाइना में या जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसी पानी को फवारे की सूरत में या दीगर काफी सारी चीजें आई हुई हैं, उसकी ड्रिप सूरत में इरिगेशन उससे है, बहुत डबल सारी ट्रिपल चीजें हैं जो जो है ना वो हो रही काम हैं। उसी पानी में ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ इन रिसोर्सेज को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो जो है वो देना बड़ी खुशाइंद बात है, और इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि जो है ना ये एक बैलेंस्ड किस्म की चीज हो जाए, फार्मर्स के एंड के ऊपर भी और कंज्यूमर्स के एंड के ऊपर भी। राइट। चलें जी अकमल साहब, वेल काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने दिया, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज की जो एक्टिविटीज़ थी वो इतनी सारी थी, खासकर इकोनॉमी के हवाले से वो हमने डिटेल डिस्कस किया, और साथ साथ टैक्स टू जीडीपी की शरह में इजाफे के लिए एफबीआर में इस्लाहात होंगी, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। तो ऑफकोर्स तमाम चीज़ें जो मजीद आने वाले दिनों में हम इकोनॉमी के लिहाज से बेटरमेंट जो है वो देखेंगे। आज के 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, मार्केट में क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, हमारे पास मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,33,403.19 के लेवल पर, हायर साइड जो मार्केट रही 1,33,566.37, लोअर वाज 1,32,326.17, एंड फाइनली क्लोजर 1,32,576.98, यानी कि चेंज रहा 826.21। इट मींस के मार्केट में एक थोड़ा सा डाउन आज हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रहा, खासकर कि ये अब इस वीक का जो है वो बिल्कुल मिड जो है वो एक ट्रेडिंग सेशन था। मंडे ट्यूसडे गुजर चुके हैं पॉजिटिव एक ऑप्टिमिज्म के साथ, आज के दिन एक कंसोलिडेशन है, अब 2 दिन ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। लेट्स सी कि मार्केट इसे कैसे बिहेव करती है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। मत जाने दें। खास तौर पर सयाह जब भी शुमाली इलाका जात का रुख करें तो सियाहती हदायत को मद्देनजर रखें। मुहतात रहें, महफूज रहें। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात व नजरियात पर, मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है। खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक्तदार क्यों है, तमाम अहम खबरों का महवर।
के तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। हम देख रहे हैं कि वफाक के 13वीं 5 साला तरक्याती मंसूबों के लिए सूबों से डाटा तलब कर लिया गया है। ये बड़ी एक अच्छी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव है, ख़ासकर वो चीज़ें जिसमें हम कह सकते हैं वफाक के लिए खासकर एक तरक्याती मंसूबों के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सके। और साथ साथ ये डाटा तलब इसलिए भी किया है कि हमारे पास कितना ज़्यादा इनोवेटिव मजीद हमें जाना है, आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान्स करने हैं और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। साथ साथ गुज़श्ता आलमी बॉन्ड्स की तरफ हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि वो बॉन्ड्स जो इंटरनेशनली फ्लोट किए जाते हैं, ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो आए और ये मार्केट्स जो हैं ऑफ कोर्स पेनिट्रेट करें तो पाकिस्तान के बॉन्ड से करें। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए 4 मुमकिन जो हम कह सकते हैं बिडर्स जो हैं उनकी मंजूरी दे दी है। आज ये भी डिस्कस करेंगे PIA प्राइवेटाइजेशन से कितना ज़्यादा गवर्नमेंट की किटी में फ़ायदा आएगा, कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। गवर्नमेंट ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद जो है वो करेगी इस बार। वजीर खुराक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। खासकर हम ये देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। आज ये हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी को फोकस कर रही है और ख़ासकर इन द रीजन जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फूड सिक्योरिटी नेसेसरी है, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं तवानाई की बचत के लिए, ख़ासकर आपको याद होगा कि लाइन लॉसेज और तमाम बिजली के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़ाया हो जाती हैं, तो लाइन लॉसेज और तवानाई की बचत के लिए ख़ासकर गवर्नमेंट एक बड़ा जामिया प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसका नाम है पंखा तब्दीली प्रोग्राम। 2 अरब रुपए का ये प्रोग्राम होगा और कर इसके अंदर जो पंखा तब्दीली प्रोग्राम है ये बहुत इसलिए भी मैटर करेगा क्योंकि इससे जितना ज़्यादा रैशनलाइजेशन हो सकेगी उतना की जाएगी। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत कीन है कि किसी न किसी तरीके से तवानाई की बचत की जाए और आपको याद होगा इससे पहले भी आवाम को फ़ायदा देने के लिए किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं, पर यूनिट प्राइसेस कम की जाती हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं तवानाई की बचत के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। वतन अजीज में तवानाई की दस्तयाबी मुआशी तरक्की, सनती पैदावार, रोजगार और बरामदात के फरोग के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। तवानाई के बजट से वसाइल और अखराजात कम खर्च होते हैं। हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क में तवानाई के शोबे में इस्लाहात का हिस्सा है। हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए एक 10 साला मनसूबा मुतारिफ कराया है जिसके तहत पुराने और गैर मौसर पंखे मरहलावार तवानाई बचाने वाले जदीद पंखों में तब्दील किए जाएंगे। इस स्कीम पर 2 अरब रुपए खर्च होंगे और इससे मुल्क भर में 8 करोड़ 80 लाख पंखे तब्दील किए जाएंगे। इस मंसूबे से 6 से 7 हजार मेगावाट तक तवानाई की बचत मुतवक्के है जो गर्मियों के महीनों में बढ़ते हुए कूलिंग लोड को कम करने में मदद देगी। इस वक्त मुल्क में बिजली के 2 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड सारिफीन मौजूद है जिन्हें 6 से 18 माह की आसान अक़सात में अदायगी की सहूलत दी जाएगी। फी पंखा औसत तब्दीली लागत तकरीबन 10,500 रुपए रखी गई है। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, नादरा, पंजाब IT बोर्ड और पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी मिलकर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करेंगे। इस स्कीम से सारिफीन को 6 से 18 माह की आसान अक़सात की सहूलत दी जाएगी जबकि मार्केट में आला कारकर्दगी वाले बरकी आलात की हौसला अफजाई होगी। हुकूमत की तवक्को है कि इस इक़दाम से न सिर्फ बिजली की तलब में कमी आएगी बल्कि मईशत में इस्तेहकाम और माली शमूलियत भी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इस मंसूबे में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और इसका बाकायदा इफ्तिताह इसी माह मुतवक्के है। यह मंसूबा ऑन बिल इस्लामिक फाइनेंसिंग
मॉडल के तहत चलाया जाएगा, जिसके जरिए सारिफीन बिजली के बिल के जरिए आसान इकसात में अदायगी कर सकेंगे। वजीर खजाना ने कहा है कि यह प्रोग्राम न सिर्फ सारिफीन के रवैये में मुस्बत तब्दीली लाएगा, बल्कि तवानाई की तलब में कमी और मईशत में वसी फवायद भी फराहम करेगा। ऑफ कोर्स इससे फायदे होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हमजा सरूर साहब। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। हमजा साहब, वेरी वार्म वेलकम। क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये रिपोर्ट देखी और तवानाई बचत की बात हो रही है, पंखा तब्दीली प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ख़ासकर अगर हम देखें तो जो अभी देखने में और स्टार्टिंग में ये देखा जा रहा है कि इससे जितना हो सकेगा बिजली की बचत होगी, और इसका जो एक बचत का जो एक आम फ़ायदा अगर हम देखें आम लफ्ज़ों में तो वो आम आवाम को ही पहुंचेगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसके हवाले से बताइए, आपके पास क्या क्या चीज़ें इसकी डिटेल्स मौजूद हैं? देखिए, इट्स अ प्रोएक्टिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम देखते हैं तो एक आम जो पंखा है, जो आजकल हमारे पंखे लगे हुए हैं घरों में, वो जनरली 70 to 80 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जबकि जो अब आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्वर्टर फैंस इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, दे कंज्यूम अराउंड 30 वाट्स, 20 to 30 वाट्स। सो अगर हम इसको जो इन्होंने एक प्लान दिया है जिसके वजह से 88 मिलियन फैंस कह रहे हैं हम चेंज करेंगे, तो डैट रफली ट्रांसलेट्स टू कंजर्वेशन एनर्जी ऑफ अराउंड 6 to 7,000 मेगावाट्स। तो ये जो हम बचत देखते हैं समर सीजन भी है तो बहुत पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो 6 to 7,000 मेगावाट एक रफ अंदाजे के मुताबिक आप एनर्जी बचा सकते हैं इस स्टेप के साथ। एंड इट विल बी मोर ऑफ अ ऑन बिल लोन स्कीम होगी, जो कि जिसके अंदर आपके स्टेट बैंक शामिल है, आपके जो बिजली के इदारे हैं जिसमें आपके यूटिलिटी सप्लायर्स हैं, जिसके अंदर कराची यूटिलिटी भी शामिल है, तो उनके थ्रू ये बिलों के अंदर ये फैसिलिटी दी जाएगी। एंड स्पेशली इसका एक क्राइटेरिया आई थिंक डिफाइन किया जाएगा कि किन लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अभी इसकी डिटेल्स आएंगी मजीद, आप मजीद खदोखालिज के आएंगे वो मार्केट। अच्छा, हमजा ये भी बताइए कि वफाक के 13वें 5 साल तरक्याती मंसूबात के लिए सूबों से डेटा तलब किया गया है। कितना ज़्यादा ये एक हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनोवेशन आएगी? क्योंकि अब जब 5 साल डाटा है तो ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनकी डिटेल अब अगले 5 सालों के लिए भी जो है वो मैटर करेंगी। तो आप क्या समझते हैं इससे कितना ज़्यादा हमारे लिए एक बेहतरी होगी? क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स जो हो चुके हैं या वो चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं तो फिर उनके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखिए, हमेशा से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जब भी हमारे मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब इसमें आते हैं तो एक बड़ा अच्छा एक विजन लेकर आती हैं और हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है। तो आई थिंक उन्हीं का ये एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अगले 5 साल का मनसूबा प्रोविंसेस से मंगवा लिया है, जिसमें ताकि देख सकें आगे हमने कहाँ पे क्या स्पेंड करना है, जो आपके आगे बजट की प्लानिंग है वो उसके तहत हो सके, आपके जो PSDPs हैं, जो फंड्स हैं, वो उनके मुताबिक उस चीज़ को कर सके। क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने सरप्लस बजट्स प्रोविंसेस में बनाने हैं, सो वी नीड टू इंश्योर कि हम जो राइट प्लेसेस हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारे सेक्टर्स की, वो प्लानिंग के अंदर शामिल हो सके, जिसमें हेल्थ है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड्स हैं, जो भी हमारे प्रोविंसेस की प्रायोरिटीज़ हैं, उनको हम एक प्रॉपर डिस्कशन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको हम अपने जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर शामिल कर सकें और उसे एक ठीक प्लान के साथ आगे लेकर चल सकें। अच्छा, आपने सही फरमाया। खासकर हम पिछले साल भी हमने देखा कि कोई मिनी बजट या कोई ऐसा नहीं दिया है, एक फाइनेंशियल एक डिसिप्लिन देखा गया। इस साल भी यही तैयारी की जा रही है और हमने देखा है कि इसमें कर्जों में तकरीबन 30% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है लास्ट ईयर के बरक्स। तो आप समझते हैं कि इस बार फिस्कल डिसिप्लिन हो जाएगा प्रॉपर? जी, आई थिंक फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ तो काफ़ी कमिटेड है गवर्नमेंट। अभी आप देखें जो आपने बात की है कर्जों में कमी की वजह से आपका जो लोन टू GDP रेशियो है वो ऑलमोस्ट 75 से 69% पर आ गया है, विच इज़ अ गुड स्टेप। और इसमें आपके जो है बैंक को जो आपके स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, लोकल आपके बैंक्स हैं, उनसे भी जो गवर्नमेंट आपके कर्जे लेती है उसमें भी कमी देखी गई है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर डिवाइड होंगे, उनके जो फंड्स हैं वो टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर उन्हें भी चाहिए, बिल्कुल, ये तो ताकि आम प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा तरक्की कर सके, ताकि उनकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके। और दूसरा ये कि जो हमारे रोल ओवर लोन्स हैं वो भी जरा इस बार पे हो सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे 30% टाइमली हमारा एक बड़ा अच्छा फैसला हो गया कि चाइना ने हमें बड़ी सपोर्ट कर दी। उन्होंने एक बड़े टाइमली हमें रोल ओवर्स कर दिए। फिर कुछ आपके जो इंटरनेशनल लोन्स हैं वो आपके एक बड़े अच्छे रेट के ऊपर 7%, 7.3% एक डिबेट है, बट ऑन एन एवरेज 7.5% पे आपको लोन्स मिल गए हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द इकोनॉमी एज वेल।
अच्छा, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के हवाले से बताइए। इंटरनेशनल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स में भी हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बॉन्ड्स फ्लोट हो, हमारे बॉन्ड्स का नाम हो, और जैसे हमारी मार्केट पेनिट्रेट कर रही है वैसे हमारे बॉन्ड्स भी पेनिट्रेट करें। तो आपको लगता है कि जो स्टेट बैंक की ये स्टार्टिंग, एक हम कह सकते हैं अभी भी हमारे बॉन्ड्स की जो एक कदर है वो अच्छी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्लानिंग है इससे हमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए, स्टेट बैंक को जो मेन कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है वो मिला है उनके फॉरेन रिजर्व से। जी, आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर हुए। 13.9 अगर एक्सपेक्टेड थे तो दे वर अराउंड 14.5, या सो विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। बट इसमें वी हैव टू सी कि हमारी जो है पॉलिसीज़ जो है टुवर्ड्स इंपोर्ट सप्रेशन ना हो किसी किस्म की, एंड हम उसको बड़े प्रूडेंट डिसिप्लिन के साथ लेकर चलें। एंड इसी वजह से नाउ द गवर्नर इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वी विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स बॉन्ड्स एज वेल। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस्लामिक बॉन्ड्स की भी बात की, पांडा बॉन्ड्स की बात की, ग्रीन बॉन्ड्स, अब हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तरफ भी जा रहे हैं। और आई थिंक आपने जो भी शुरू में बात की थी पंखियों की, कि हम फैंस रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन फाइनेंसिंग का भी एक एलिमेंट आएगा, कार्बन क्रेडिट्स का भी एक एलिमेंट आएगा। सो दिस एज एन ओवरऑल एक बड़ा अच्छा है कि ये स्टेप जाएगा आपकी टुवर्ड्स फाइनेंसिंग और इकोनॉमी एज वेल इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी। ये क्लाइमेटिक भी, और ईवी कार्ड्स के हवाले से भी हम लोग, और एनईवी ऑलरेडी आपने इम्प्लाई की है, सोलर पैनल्स, बहुत ज़्यादा हम फोकस हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। अच्छा, पीआईए के लिए फिर दोबारा जो है वो बिडर्स की तादाद 4 तकरीबन बिडर्स हैं जिन्होंने मुमकिन बोली दहंदगान की मंजूरी दे दी गई है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट होगा। इस बार प्राइवेटाइजेशन कमीशन इज़ वेरी कीन कि प्राइवेटाइज हो जाए। देखिए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन इज आल्सो कीन, एंड एज अ बिजनेस कम्युनिटी वी आर आल्सो वेरी कीन कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन अब तो हो ये जानी चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग एंटाइटी है, बेशक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या तो अब ये प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए। लास्ट टाइम भी इसमें जो हिकअप्स आ गए थे आपके, एंड इट कुड नॉट प्रोसीड। तो अभी भी जो कुछ 4 ग्रुप्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, एंड वी होप कि उसमें जो उनकी ड्यू डिलिजेंस अब शुरू होगी, बिडिंग उनकी हो, वो उसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट शामिल कर दिया है, इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर दिया है। तो वी होप कि अब जो ड्यू डिलिजेंस है उसके बाद एक अच्छी प्राइस जो है वो मार्केट वेरी करेगा, और उसके अच्छे लग रहे रिजल्ट्स हैं ड्यू डिलिजेंस के, सो वी कैन गेट सम गुड रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट। तो हमजा, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पीआईए के शेयर्स होंगे तो वो भी इससे आगे पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। चले, वो तो इन्वेस्टर्स फिर देख रहे होंगे, ये कोई टिप नहीं है, लेकिन मे बी के इस पे थोड़ा एनालिटिकल व्यूज आएंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा स्टेप हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, रूजवेल्ट की आई थिंक प्राइवेटाइजेशन होकर उसकी आपकी प्रोसीड्स आनी है आपको, इसी तरह से रूजवेल्ट, हाँ, बाकी यही कि प्राइवेटाइजेशन हो जाती है और वी गो अहेड, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते इस वक्त, तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्टेप हो जाएगा। राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, हमने देखा है कि तकरीबन गवर्नमेंट ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की है, तो इसके हवाले से भी बताइएगा कि ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी इन द रीजन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के बाद हमें थोड़ा एक हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव भी रहना है इस लिहाज से। तो ओवरऑल जो एक फूड सिक्योरिटी का हमारा चैलेंज है, ख़ासकर अगर हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेन्स, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी जो एक थोड़ी सी अप्रोच है वो इन द रीजन फूड सिक्योरिटी पर्पस से बड़ी मुस्तहकम हो जाए, और दूसरा ये कि हमारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनको भी हम थोड़ा ये एक्सपोर्ट करें, तो इस लिहाज से कैसे देखते हैं आप ओवरऑल? फूड सिक्योरिटी बड़ी क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, एंड स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। अभी हम जब फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो मोर और लेस जो आपकी कंज्यूमर बास्केट है फूड की, वो एक कांस्टेंट प्राइस पे रही है, कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन उसमें नहीं देखी गई, एक्सेप्ट पिछले कुछ दिनों में शुगर में देखी गई है। बट वी नीड टू इंश्योर कि हमारी प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग हो, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग हो। हम एक कंसल्टेंसी के साथ चलें, कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ चलें, जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल हो, गवर्नमेंट भी शामिल हो, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल हो। जिस तरह शुगर का जो भी मामला हुआ, हमने पहले एक्सपोर्ट किया और अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं टू स्टेबलाइज द मार्केट। हमें अब ये भी इसका देखना है कि इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है शुगर केन फार्मर्स के ऊपर वो क्या आएगा। आज हमारी अगर प्राइस कम होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट शुगर केन जो 4 महीने बाद आपकी फसल आनी है उस पर आएगा, और क्या उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि एक मार्केट स्टेबिलिटी जब प्राइस कम हो जाएगी शुगर की तो इंडस्ट्री विल नॉट पे मच मोर फॉर द शुगर केन रॉ मटेरियल। तो हमें इस चीज़ों को लेकर चलना है। इसके साथ साथ जो कुछ हम प्लानिंग की बात करते हैं, देखिए हम बजट आपका जो आ गया है उसमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने देखना है कि हमने क्या किया। वी नीड टू इंश्योर कि हम पैकेज फूड को एक तो इनकरेज करें। जब आप पैकेज फूड को इनकरेज करते हैं तो आप इंडस्ट्री को इनकरेज करते हैं, और आप साथ साथ सेफ्टी एंड हाइजीन ऑफ फूड को इनकरेज करते हैं, चाहे उसमें मिल्क है, चाहे उसमें पोल्ट्री है, आप उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और आप एक हाइजीनिक स्टैंडर्ड को, जो साफ़ सुथरा गोश्त है, साफ़ सुथरा दूध है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसको आप ट्रेसिबिलिटी के साथ लेकर चल सकते हैं। इसी लास्ट बजट में अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो
चूजे के ऊपर, डे ओल्ड चिक के ऊपर एक 10 रुपीज़ की एफईडी लगाई गई है। अच्छा, सो वी नीड टू सी क्या इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा एंड हाउ कैन वी मैनेज इट। उस पर आई थिंक गवर्नमेंट को ज़रा सोचना चाहिए कि रिव्यू कर ले कि एक चूज़ा जो है, गोश्त, मुर्गी का गोश्त जो है, वो एक आम बंदे के लिए एक खुराक है। और हम जब मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वी नीड टू इंश्योर कि उनको प्रॉपर सप्लाई मिले प्रोटीन की। तो इस 10 एफईडी को हमें रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास अपडेट्स हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में लोकल एंड इंटरनेशनल क्या अपडेट्स हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले आज की मार्केट में 3,51,183 रुपीज़ लोकल मार्केट में रिकॉर्ड की गई, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,01,403 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आज $3,298.27 रिकॉर्ड की गई। ये इंटरनेशनली रेट हैं और आप देख सकते हैं आज एक माइन्यूट सा चेंज आया है इंटरनेशनली भी और लोकली भी मार्केट के अंदर। खासकर थोड़ा सा गोल्ड के हवाले से बात करें, ऑयल WTI पर बैरल $68.6, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $70.39। ये हैं कमोडिटीज़ रेट्स और खासकर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 332.7 रुपीज़, सेलिंग वॉज 333.29। यूके पाउंड बाइंग रही 385.78 रुपीज़, सेलिंग वॉज 386.46। यूएस डॉलर बाइंग रही 284.25, सेलिंग वॉज 284.75। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.56, सेलिंग वॉज 39.63। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रही। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.79 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.93। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.39, सेलिंग वॉज 77.53 रुपीज़। कतरी रियाल बाइंग रही 78.19 रुपीज़, सेलिंग वॉज 78.32 रुपीज़। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 930.66 रुपीज़, सेलिंग वॉज 932.29 रुपीज़। ये थे आज के करेंसी रेट्स और हम देख सक रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एक गोल्ड प्राइसेस हैं उनके अंदर थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हमजा आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और ख़ासकर थोड़ा सा जो है वो हमने एग्रीकल्चर और जो पंखा तब्दीली प्रोग्राम है उसके हवाले से डिटेल बात की। वेल, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हमने करेंसी रेट्स भी देखे हैं, खासकर डॉलर थोड़ा सा एक अप्रिशिएट करता हुआ थोड़ा सा देखें अगर रुपये के अगेंस्ट तो देखा जा रहा है और साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड पे फ्लोट कर रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।